Hello students, welcome to Texon ऑनलाइन क्लासेस. माय नेम इज़ लकी झा एंड हम टेक्सॉन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम 9th एंड 10th दोनों के वीडियोस जो हैं वो आपको सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल करवाने वाले हैं. सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से चैप्टर है आपके. तो यूनिट ऑफ लाइफ हमने शॉर्ट में करा है इसे. ठीक है, तो सेल का जो चैप्टर है ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके 9th क्लास का. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपनी जो बुक है, ठीक है, साइंस की जो बुक है उसमें 3 तरीके के चैप्टर्स मिलेंगे. एक तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. हम साइंस के अंदर तीन तरीके के ब्रांचेस को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. तो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. 3 ब्रांचेस होती हैं साइंस की. एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बायोलॉजी, एक होती है फिजिक्स. ठीक है, सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी. देखिए, एक जनरल सा फिनोमेना मैं आपको बता देती हूँ. जैसे देखिए, साइंस जो होता है ना, ये हमेशा इस चीज़ पे स्टडी पे बेस्ड है कि जो क्यूरोसिटी होती है किसी पर्सन को, ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की, ठीक है ना, उसे अपन साइंस बोलते हैं. ठीक है, तो साइंस जो है उसका मीनिंग है कि हमें किसी भी चीज़ को जानने की अगर इच्छा रखते हैं तो उसे साइंस कहा जाता है. आप देखो, इस अर्थ पर या कंप्लीटली हम बात करें जो भी फिनोमेना इस अर्थ पे हो रहे हैं, ठीक है, वो सब इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन तीनों के. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें, केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स. ठीक है ना, स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ किस तरीके से चलती है, किस तरह से जो है ना प्रोसीड कर रही है, और डेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनकी कंप्लीट लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है. तो ये तो केमिकल से रिलेटेड हो गई केमिस्ट्री. ठीक है, सो अपन देख लेते हैं इस चीज़ को. केमिस्ट्री जो है क्या है, स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री. ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम देखा जाए तो आजकल हमारी लाइफ जो है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे कि आज हम फूड खा रहे हैं तो फूड के अंदर भी तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं. अब केमिकल्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई हार्मफुल ही केमिकल हो. ठीक है, आप बोलोगे फूड हम केमिकल थोड़ी खाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो ज़रूर होता है. तो केमिकल हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल ही होते हैं, यूज़फुल केमिकल्स भी होते हैं और वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, फूड होता है, या अपन डेली लाइफ के अंदर जो भी घर के अंदर सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई कॉस्मेटिक या किसी तरीके का कोई मेडिसिन या व्हाटएवर आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई क्लिनजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब केमिकल से तो मिलके बनी है. सो केमिकल्स जो है ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अपन कह सकते हैं सच्चाई है एक तरीके से. तो साइंस का एग्जैक्ट रियलिटी जो है ना वो केमिस्ट्री के अंदर ही दिखाई देती है. बाकी सब के अंदर तो आपको फिनोमिनल्स में थोड़ा बहुत एक तरह से जो है ना इमेजिनेशन मिल सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा. सो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की जो है वो बिल्कुल करेक्ट ब्रांच है. अब आते हैं अपन बायोलॉजी की. ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं है, बिल्कुल है. ठीक है, आप देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं. बायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है, देखो इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो 2 टाइप के हैं. एक है नॉन लिविंग, एक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका किस तरीके से बर्थ हुआ है एंड वो बर्थ के बाद अपनी पूरी लाइफ में कौन कौन से प्रोसीजर्स को करता है एंड देन लास्ट में डेथ हो जाती है, तो ये सभी कंप्लीट प्रोसीजर्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे बायोलॉजी कहा जाएगा. ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में आप जानते हैं और उससे भी ज़्यादा वैसे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखिएगा कि बहुत से नए नए ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे. अपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है डाइवर्सिटी का. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वो इस
इस पूरी साइंस की बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है। लास्ट ईयर जो है उसे कट कर दिया गया था सिलेबस से, क्योंकि वो बहुत लेंदी एंड बहुत ही बेसिक बनाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है वो, ठीक है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें देखने को मिलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हो गया, सेल का जो चैप्टर है, इन सब के अंदर आपको बायोलॉजी मिलेगा। लेकिन देखें, आप सोचेंगे कि मैंने डायरेक्ट चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट करवाया आपको, बिकॉज देखिए क्या होता है कि हम जब सेल का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की भी हम लेंगे यहाँ पर, ये क्लियर रखना, क्योंकि सेल भी ऑब्वियस सी बात है कि सेल जो है वो भी वेरियस केमिकल से मिलकर बनी है। अब आते हैं अपन फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन्स ऑफ अर्थ। देखिए, अर्थ या अर्थ के बाहर जितने भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम कहते हैं कि कोई लाइट अगर जल रही है, ठीक है, अगर हम आज एक कैमरे का यूज़ कर पा रहे हैं, कैमरा एक फ़ोटो क्लिक कर रहा है तो कैसे क्लिक कर रहा है, ठीक है, तारे जो हैं वो कैसे टिमटिमा रहे हैं, सनलाइट हमारे तक कैसे पहुंच रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, व्हीकल कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारी क्या फिजिक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे नेचुरल फिनोमिना जो इस अर्थ पे या पूरे सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, ये सब कहलाती, इनकी स्टडी कहलाती है। तो फिजिक्स में हम जितने भी जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं इस अर्थ के ऊपर, वो जितने भी हो रहे हैं उनकी स्टडी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में ये जितने भी नेचुरल फिनोमिनन्स जो बताए मैंने आपको, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसके अंदर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, जो सेल का जो चैप्टर है ये एकदम साइंस का हमारा बेसिक चैप्टर है, ठीक है, और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मोस्टली जो आप लोगों की स्कूल में अगर कोई फर्स्ट यूनिट टेस्ट वगैरह या कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये चैप्टर ज़रूर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना साइंस जो है वो अधूरी है। अब देखिए, सेल की बात करें, व्हाट इज सेल, और इसको यूनिट ऑफ लाइफ बोल दिया गया। सो देखिए, एवरी ऑर्गेनिज्म is made up of a small unit called cell। देखो, हमारी बॉडी जो है, हमारी बात कर लीजिए, प्लांट्स की बात कर लीजिए, कोई छोटे से छोटा बैक्टीरिया बात कर लीजिए, आप सभी एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो जिस यूनिट से हम बने हैं, तो सेल के बिना हमारी बॉडी है ही नहीं, अगर सेल है तो बॉडी है, ठीक है। अब देखो, सेल का मीनिंग क्या होता है। सेल एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। सेल जो है ना वर्ड, इसका मीनिंग होता है एक्चुअल में एम्प्टी रूम्स, ठीक है। तो एम्प्टाइज रूम्स जो होते हैं कि खाली रूम, चार दीवारी या फिर दीवारों से घिरा हुआ सिर्फ एक रूम है जो अंदर से बिल्कुल खाली है, उसको ही अपन सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हमारी भी सेल खाली है क्या अंदर से, ठीक है। तो एक बात समझिएगा कि अगर मैं सेल के मीनिंग पे जाऊँ ना, तो कुछ इस तरीके से शो होता है कि सेल सिर्फ कुछ वॉल्स से सराउंडेड एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, या मैं बोल सकती हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्या नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो हम इसे सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस सेल को डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक। तो डिस्कवरी के बेसिस पे देखा जाए, डिस्कवरी के बेसिस पे हम देखें तो सबसे पहले इनको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक का कहना क्या था कि उन्होंने देखो क्या किया था ना, कि एक प्लांट की सेल थी डेड सेल्स,
जैसे कि आप वो देखते हैं ना कि प्लांट में प्लांट के जो आउटर मोस्ट टिश्यू होते हैं जिनको अपन कॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कॉर्क सेल्स, ठीक है। बहुत बार आपने बॉटल्स के ऊपर जो है कॉर्क का एक कैप लगी हुई देखी होगी आपने, ठीक है ना, कॉर्क से कैप बनाते हैं, तो वो कॉर्क सेल्स जो हैं उन पे स्टडी किया था, क्योंकि देखो प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते ही है ना, तो उसने उसकी सेल ले ली, कॉर्क सेल ले ली, ठीक है। अब कॉर्क सेल की इसने स्लाइस काटी, ठीक है, ये कॉर्क है सपोज करो, अब इस कॉर्क की इन्होंने जो है वो एक टीएस कट किया, ओके, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन इन्होंने कट किया एंड इस ट्रांसवर्स सेक्शन को जब इन्होंने देखा तो इनको कुछ इस तरीके से एम्प्टी कंपार्टमेंट्स मिले थे, ठीक है, बिल्कुल खाली जगह मिली, तो अब इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे जो बायोलॉजी के जितने भी वर्ड हैं, ठीक है ना, तो बायोलॉजी के जितने भी वर्ड होते हैं वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं, ठीक है ना, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। आप सोचोगे कि भाई नॉर्मल रूम बोल देते हैं ना, हम समझ जाते, एम्प्टी रूम्स ज़्यादा इजी रहता, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज जो होती है उन्हीं से वर्ड उठाए जाते हैं, क्योंकि ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। क्या है? लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। अब देखो अगर इसका मीनिंग हम इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत कोई ऐसे कोई शब्दों से उठाते तो प्रॉब्लम हो जाती। ऐसी लैंग्वेज से वर्ड नहीं पुट आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स है, यानी सिनोनिम्स जो है वो काफ़ी है, पर्यायवाची बहुत सारे मिलते हैं। इसी वजह से ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है तो उसमें कभी भी वर्ड के मीनिंग में चेंज नहीं आएगा। जो मीनिंग आज है वही मीनिंग 10 साल बाद भी रहने वाला है। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो आगे आने वाली जनरेशन भी वही वर्ड पढ़ेगी। और रॉबर्ट हुक ने इसको 1665 में दिया था, सोच के देखिए 1665 के अंदर उन्होंने जो है वो इस वर्ड को डेवलप किया, वर्ड यूज़ किया, और आज हम उसी को सेम टू सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ फ़ायदा है डेड लैंग्वेज होने का, ठीक है, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से। तो अब देखो कॉर्क सेल जब इसने देखी तो इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, कंपार्टमेंट्स ही मिले थे। इन्होंने कहा अंदर से खाली है भाई चीज़ें, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने सेल बोल दिया। तो ये पता चल गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहली डिस्कवरी ये मानी गई। सो इसी वजह से जो रॉबर्ट हुक हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सेल साइटोलॉजी, ठीक है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हें कहा जाएगा। अब देखो व्हाट इज मीन बाय साइटोलॉजी, अब थोड़ा सा इस पे भी फोकस करते हैं हम, क्योंकि देखिए साइंस को समझने का मतलब है कि हम इसके ना वर्ड मीनिंग्स को समझ लें, सारी चीज़ें हमें एकदम क्लियर आउट हो जाएंगी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था, ठीक। अब देखें सेल का मीनिंग होता है, मतलब साइटो मीन्स होता है सेल, ठीक है, साइटो मतलब होता है सेल, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी, लॉजी मीन्स टू स्टडी। अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसके लिए लॉजी वर्ड यूज आता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो ऐसा डॉक्टर जो कि हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, तो हार्ट स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कह देते हैं, ठीक है। जो ब्रेन वगैरह की जो है न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स वो टेक करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। सो लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी करने वाला जो है वो कहलाते हैं साइटोलॉजी, एक ब्रांच है पूरी साइंस की, ओके। अब अगला आता है अपने कि रॉबर्ट हुक को हमने कह दिया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि आगे जाकर के ये प्रूव हुआ कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऐसे एम्प्टी रूम से नहीं बना होता, ठीक है ना। सेल से तो मिलकर बनता है, नो डाउट बनता है, लेकिन हर किसी की सेल ऐसे एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि एक बात सोच के देखें, यहाँ पर क्या होता है कि सेल के अंदर ना सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, ठीक है, कि कोई भी लिविंग सेल होती है ना उनके अंदर हमेशा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे
हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने कहा लोकसभा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो लोकसभा ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है कि उस अब लोकसभा कोई एक रूम थोड़ी है कि खाली रूम है, वो लोकसभा है भाई। सभा का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कोई सदस्य उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जब कि कोई बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं ना, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो सेल भी तभी बनेगी जब सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब वो कंपोनेंट्स न्यूक्लियस हो सकता है, साइटोप्लाज्म हो सकता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी एक लिविंग सेल होती है ना, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है। ये सेल हो गई, सेल की कोई ना कोई वॉल या मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल के अंदर आपको उसका न्यूक्लियस मिलेगा, फिर आपको उसका एक फ्लूइड मिलेगा सेल का, कंप्लीट एक सेल का फ्लूइड होता है। आपको न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड मिलेगा और वॉल और न्यूक्लियस के बीच में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेल के अंदर जो है वो वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो हमेशा एक लिविंग सेल में होगा। तो ये देखें क्या था, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि उन्होंने ना ये देखा कि उन्होंने लिविंग सेल्स की स्टडी करी, ठीक है, और लिविंग सेल की स्टडी करने पर उनको बहुत सारे कंपोनेंट मिले, ठीक है। हालांकि हर लिविंग सेल एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। आज हमारी सेल प्लांट की सेल दोनों की अलग अलग होगी, हमारी सेल बैक्टीरिया की सेल अलग होगी, बैक्टीरिया और प्लांट दोनों की सेल अलग अलग होंगी। तो हर लिविंग सेल मैं नहीं कहती सिमिलर है, लेकिन हाँ ईच लिविंग सेल के अंदर कोई ना कोई आपको सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लिविंग सेल में होता है। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी है भाई वो तो डेड सेल है, ठीक है ना। कैसी है, ये जो कॉर्क सेल है ये कैसी है, डेड सेल्स थी, ये इसने प्रूफ कर दिया। कहता ठीक है भाई। तो इस तरीके से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ये सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करने वाले दो साइंटिस्ट बने। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अब देखें क्या होता है, यहाँ से जो मैंने कहा ना बायोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, तो ये वो इसीलिए आया था क्योंकि देखो अगर किसी के अंदर सेल के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं है, कंपोनेंट्स ही नहीं है, तो आप उसकी स्टडी क्या करोगे, कुछ भी नहीं है स्टडी करने के लिए, सिर्फ वॉल है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी कि जैसे रॉबर्ट हुक ने जब स्टडी करी सेल्स की, तो एक्चुअल में उसने स्टडी केवल सेल वॉल की थी, ठीक है, सेल वॉल की करी थी और कुछ स्टडी नहीं किया था, ओके। तो एक सेल के अंदर उसकी कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल के बाहर सेल वॉल भी पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आउटर मोस्ट जो है वो होती है सेल वॉल, सेकंड नंबर होती हैं मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कवरिंग्स हैं ये। देन इसके बाद में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला आता है लिविंग मटेरियल्स। देखो ये जो है ना इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ठीक है, एक फ्लूइड होगा, तरल पदार्थ होगा जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो का मैंने अभी मीनिंग बताया था सेल, ठीक है। प्लाज्म का मतलब होता है जो कोई चीज़ लिक्विड हो ना उसको प्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे प्लाज्मा वगैरह ये वर्ड यूज़ करते हो ना तो लिक्विड ही होता है। साइटोप्लाज्म यानी सेल का फ्लूइड। अगेन देखें न्यूक्लियस के अंदर ये जो फ्लूइड है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। एंड इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो बोला जाता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, कहने का ये मतलब है मैं अगर ये बोलूं कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट कंप्लीट लिविंग फ्लूइड जो है, ठीक है, लिविंग फ्लूइड जो है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो कुछ गलत थोड़ी है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड
ऑब्वियसली बात है, बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड तो होना ही चाहिए सेल, अगर विदाउट मेम्ब्रेन है तो फिर सेल थोड़ी है फिर वो, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो अलग अलग दो साइंटिस्ट और थे, जैसे कि यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछते हैं, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया वगैरह, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे हाँ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये ज़रूर पूछी जाएगी। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू न्यूक्लियस की स्टडी की गई थी। अब देखें क्यों न्यूक्लियस इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज देखिए क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें चल रही है, जैसे आज आपने सपोज करो कि कोई एक बंदा है जो हमेशा मजाक ही करता रहता है, कॉमेडी करता रहता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई इसके दिमाग में तो कॉमेडी 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 चलती रहती है, ठीक है, और कोई है जो हमेशा सीरियस ही रहता है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में हमेशा ब्रेन के अंदर सीरियस टॉपिक ही चलते रहते हैं। तो जो पर्सन जिस तरीके के एक्ट करता है ना, हम बोलते हैं इसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही है ना, ऐसा ही। सो यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो एक्टिविटीज़ करी हम उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं ना तो वो सेल की मदद से कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है ना, सेल से बने हैं तो सेल से ही करेंगे। तो सेल के भी जो जितने भी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का, ठीक है ना, सेल को कंट्रोल करने का, सेल कौन से फंक्शन करेगी कौन से नहीं करेगी, ये सारे फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस, उसका ब्रेन करेगा। अगर हम चाहें कि हम ना हंसें, हमारा ब्रेन अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम नहीं हंसेंगे ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर हम चाहेंगे कि भाई जो है हम चुप रहें तो हमारे ब्रेन अलाउ कर रहा है चुप रहने के लिए, तो हम चुप रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है एंड हमारी ईच सेल को उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल के कोई डेफिनेट फंक्शंस नहीं होंगे, फिक्स फंक्शन नहीं होंगे कि कौन से फंक्शंस करने हैं उसको, ठीक है, ये क्लियर रखेगा। तो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था, स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होती है डिस्कवरी ऑफ सेल कंप्लीट। अब हम अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एक लिविंग सेल डेड सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कितने टाइप्स की सेल इस अर्थ पे हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, तो इतना आप पढ़ लीजिएगा। एंड देखिए इस चैप्टर को आपको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से लेना पड़ेगा, डेली का लर्निंग रखनी पड़ेगी, तब जाके अपन एक साइंस पे अच्छी कमांड बना पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, तब तक पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मम्मी गेट बंद कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। मैं एक सेकेंड यार, सॉरी एक सेकेंड, 57 हुआ ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम
टेक्सॉन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम 9th एंड 10th दोनों के वीडियोस जो हैं वो आपको सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल करवाने वाले हैं। सो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से चैप्टर है आपके, तो यूनिट ऑफ लाइफ हमने शॉर्ट में करा है इसे। ठीक है, तो सेल का जो चैप्टर है ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपके 9th क्लास का। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपनी जो बुक है, ठीक है, साइंस की जो बुक है उसमें 3 तरीके के चैप्टर्स मिलेंगे। एक तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। हम साइंस के अंदर तीन तरीके के ब्रांचेस को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ब्रांचेस होती हैं साइंस की, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बायोलॉजी, एक होती है फिजिक्स। ठीक है, सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजी। देखिए एक जनरल सा फिनोमेना मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए साइंस जो होता है ना, ये हमेशा इस चीज़ पे स्टडी पे बेस्ड है कि जो क्यूरोसिटी होती है किसी पर्सन को, ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने की, ठीक है ना, उसे अपन साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस जो है उसका मीनिंग है कि हमें किसी भी चीज़ को जानने की अगर इच्छा रखते हैं तो उसे साइंस कहा जाता है। आप देखो इस अर्थ पर या कंप्लीटली हम बात करें जो भी फिनोमिना इस अर्थ पे हो रहे हैं, ठीक है, वो सब इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन तीनों के। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना, स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ किस तरीके से चलती है, किस तरह से जो है ना प्रोसीड कर रही है, और डेड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनकी कंप्लीट लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। तो ये तो केमिकल से रिलेटेड हो गई केमिस्ट्री। ठीक है, सो अपन देख लेते हैं इस चीज़ को। केमिस्ट्री जो है क्या है, स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम देखा जाए तो आजकल हमारी लाइफ जो है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आज हम फूड खा रहे हैं तो फूड के अंदर भी तो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई हार्मफुल ही केमिकल हो। ठीक है, आप बोलोगे फूड हम केमिकल थोड़ी खाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ केमिकल जो है वो ज़रूर होता है। तो केमिकल हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हार्मफुल ही होते हैं, यूज़फुल केमिकल्स भी होते हैं और वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, फूड होता है, या अपन डेली लाइफ के अंदर जो भी घर के अंदर सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आप कोई कॉस्मेटिक या किसी तरीके का कोई मेडिसिन या व्हाटएवर आप कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई क्लिनजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब केमिकल से तो मिलके बनी है। सो केमिकल्स जो है ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी अपन कह सकते हैं सच्चाई है एक तरीके से। तो साइंस का एग्जैक्ट रियलिटी जो है ना वो केमिस्ट्री के अंदर ही दिखाई देती है। बाकी सब के अंदर तो आपको फिनोमिनल्स में थोड़ा बहुत एक तरह से जो है ना इमेजिनेशन मिल सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा। सो केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की जो है वो बिल्कुल करेक्ट ब्रांच है। अब आते हैं अपन बायोलॉजी की। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, आप देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, देखो इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो 2 टाइप के हैं, एक है नॉन लिविंग, एक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका किस तरीके से बर्थ हुआ है एंड वो बर्थ के बाद अपनी पूरी लाइफ में कौन कौन से प्रोसीजर्स को करता है एंड देन लास्ट में डेथ हो जाती है, तो ये सभी कंप्लीट प्रोसीजर्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे बायोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, अब काफ़ी सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में आप जानते हैं और उससे भी ज़्यादा वैसे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखिएगा कि बहुत से नए नए ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। अपने 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है डाइवर्सिटी का। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वो इस पूरी साइंस की बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है।
लास्ट ईयर जो है उसे कट कर दिया गया था सिलेबस से, क्योंकि वो बहुत लेंदी एंड बहुत ही बेसिक बनाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है वो, ठीक है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें देखने को मिलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हो गया, सेल का जो चैप्टर है, इन सब के अंदर आपको बायोलॉजी मिलेगा। लेकिन देखें, आप सोचेंगे कि मैंने डायरेक्ट चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट करवाया आपको, बिकॉज देखिए क्या होता है कि हम जब सेल का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की भी हम लेंगे यहाँ पर, ये क्लियर रखना, क्योंकि सेल भी ऑब्वियस ही बात है कि सेल जो है वो भी वेरियस केमिकल से मिलकर बनी है। अब आते हैं अपन फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन्स ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ या अर्थ के बाहर जितने भी फिनोमिनन्स हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम कहते हैं कि कोई लाइट अगर जल रही है, ठीक है, अगर हम आज एक कैमरे का यूज़ कर पा रहे हैं, कैमरा एक फ़ोटो क्लिक कर रहा है तो कैसे क्लिक कर रहा है, ठीक है, तारे जो हैं वो कैसे टिमटिमा रहे हैं, सनलाइट हमारे तक कैसे पहुंच रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, व्हीकल कैसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमारी क्या फिजिक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे नेचुरल फिनोमिनस जो इस अर्थ पे या पूरे सराउंडिंग में आप देख रहे हैं, ये सब कहलाती, इनकी स्टडी कहलाती है फिजिक्स। सो ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में हम यार